मोदी जी प्रवचन मत दीजिए, मोदी जी प्रवचन मत दीजिए। ये शॉर्टकट की राजनीति आपकी है, कोई दूसरा शॉर्टकट की राजनीति इस देश में इनके सिवा, और मुस्लिम लीग जो जिन्ना का था उसके सिवाय कोई शॉर्टकट की राजनीति नहीं किया। मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम होता है शांति सुव्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और ये मुख्यमंत्री ऐसा है कि ये हत्या को उकसा रहे कि जो मुख्यमंत्री होने के पहले पार्लियामेंट में अपनी जान की भीख मांग रहा था, इतने बहादुर मुख्यमंत्री अभी मारने और मरने की बात करते तो ये जब ही उसी वक्त मारने मरने की बात करते जब ये सुरक्षा में रहते। अपनी सुरक्षा का घेरा इन्होंने पुख्ता कर लिया है। अब ये पूरा देश का एनकाउंटर करना चाहते। इन्होंने स्वास्थ्य में एनकाउंटर कर दिया, कोरोना के समय में शिक्षा का एनकाउंटर हो गया, अपने रोजगार का एनकाउंटर हो गया, भारत की प्रॉपर्टियों का एनकाउंटर हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था का एनकाउंटर हो गया। इनका धंधा एनकाउंटर करने का है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश भर में जिस तरह के हालात हैं वो आपके सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, 3 अहम इलेक्शन हुए हैं। एक तो गुजरात असेंबली और हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा दिल्ली की एमसीडी के इलेक्शन हुए हैं। उसके अलावा कुछ बाईपोल्स भी हुए हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग और अहम है, इसलिए कि 2024 के बारे में चर्चा अभी से लोग करने लगे हैं कि इस इलेक्शन का 2024 पर क्या असर होगा उस पर। और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने, कुछ ऐसा बयान दिया है जिसमें शायद लोगों में बड़ी खलबली भी कह सकते हैं, नौजवानों में। और शायद ये कहने की कोशिश की गई है जैसे पहले एक फोर्स बनाई गई थी कि वो लड़के लड़कियां कहीं, मतलब खास तौर पे कोई छेड़छाड़ का कोई वाकया ना हो, और उसको रोकने के लिए अब इस हद तक कह दिया कि एक चौराहे पे आप मसलन कोई अगर लड़की को छेड़ेगा तो दूसरे चौराहे तक उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब से पहले हमने बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स भी देखी है, और सीएए एनआरसी में प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उनका भी नेम शेम के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हमने देखे हैं लखनऊ में, जिस पर बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को क्रिटिसाइज किया था। वहां से इस तरह की आवाजें आ रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक सरकार में, जहां बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक धार्मिक एक आरती होती है उसका नाम बदल दिया है। उसमें सलाम लफ्ज है, उसको हटा करके नमस्कार कर दिया। यानी बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि पूरे घर के बदल डालेंगे। यानी कहीं कोई उर्दू का नाम भी अगर आ जाए, उर्दू का वर्ड भी आ जाए, तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं कोई मुसलमान का कहीं असर होगा, मुसलमान का जिक्र होगा। इस किस्म की पॉलिटिक्स जिसमें हमने अभी गुजरात में भी देखा है, बाकायदा जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि हमने 2002 में दंगे करने वालों को सबक सिखा दिया। अब वो उसी तरह के बहुत से वाकयात हो रहे हैं। रामपुर में पहली बार आजम खान की फैमिली का एमएलए नहीं आया, उसको भी आरएसएस का पंचजन्य कह रहा है कि 70 साल में पहली बार रामपुर में हिंदू एमएलए आया है। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें क्या कुछ है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज, चूंकि मंडे है, हम हर मंडे आपकी मुलाकात कराते हैं अविनाश काकड़े जी से, जो गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, और महाराष्ट्र में विदर्भा राज्य की मांग करने वाले लोगों में प्रोमिनेंट नाम भी अविनाश काकड़े जी का है। काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। काकड़े जी, ये बताइए कि योगी जी को आप कुछ समझ पाए या नहीं अभी तक? जब से वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने कई किस्म के ऐसी बातें की हैं, और हुकूमत में रहते हुए जो एक जिसे कहते हैं ना अलग ही जलवा नजर आ रहा है। क्या कुछ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अरे योगी जी को तो उनके पिताजी नहीं समझ पाए थे, जिसके मैयत में वो गए नहीं थे और बाद में दूसरे की मैयत ढो रहे थे। वो योगी जी को समझना हमारे बस की थोड़ी बात है। देखो, सवाल योगी जी का नहीं है। सवाल वो जब बोल रहे हैं
कि एक चौराहे पर लड़की को छेड़ेंगे तो दूसरे चौराहे तक उसको मार देंगे, तो ये मारने वाले जो लड़के होंगे वही ताली बजाएंगे, जो मरने वाले लड़के होंगे वही ताली बजा रहे। इतने मंद बुद्धि और अल्प बुद्धि हो गए हमारे यहाँ के कि उसमें नंबर लग सकता है अपना भी। भाई वो छेड़ने वाला कौन है उसका जन्म और दाती और देख के नहीं होगा। जब मॉब लिंचिंग होती है, क्राउड किलिंग होती है, तो उसको ये नहीं देखा जाता ना कौन से धर्म का, उसको थोड़ी पूछेंगे तू हिंदू है कि मुसलमान है और मारे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम होता है शांति सुव्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और ये मुख्यमंत्री ऐसा है कि ये हत्या को उकसा रहे, तो ये इनकी फितरत है। आप देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होने के पहले पार्लियामेंट में अपनी जान की भीख मांग रहा था, इतने बहादुर मुख्यमंत्री अभी मारने और मरने की बात करते, तो ये जब ही उसी वक्त मारने मरने की बात करते जब ये सुरक्षा में रहते। अपने सुरक्षा का घेरा इन्होंने पुख्ता कर लिया है। अब ये पूरा देश का एनकाउंटर करना चाहते, पूरे देश का एनकाउंटर करना चाहते और ये हर क्षेत्र में एनकाउंटर करना चाहते। इन्होंने स्वास्थ्य में एनकाउंटर कर दिया कोरोना के समय में, शिक्षा का एनकाउंटर हो गया, अपने रोजगार का एनकाउंटर हो गया, भारत की प्रॉपर्टियों का एनकाउंटर हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था का एनकाउंटर हो गया। इनका धंधा एनकाउंटर करने का है, इनका धंधा विकास का थोड़ी है। ये जो 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 भी बात करेंगे वो विध्वंस की बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे। मैं अपने सीरीज में तो ये बताता ही हूं ना कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है। तो हिंदुत्ववादी कौन जो है वो सर्वनाश करना चाहता है, जो धर्म का धंधा करना चाहता है, जो हर विभाजन का धंधा करना चाहता है, वो ये लोग है। तो इनसे कोई अच्छे की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आपको बता देता हूं, ये बहुत दम्भ भरते हैं जीतने का। सारे जो गोदी मीडिया था, मोदी जीत गया मोदी जीत गया मोदी जीत गया बोल के उन्होंने जितना दम्भ भरे, अब ये कहां कहां हारे हैं। दिल्ली में हार गए, मैनपुरी में हार गए, रामपुर में इन्होंने कह दिया कि 70 साल बाद 20 विधायकों के बाद पहला विधायक जीता है हमारा हिंदू विधायक। विधायक जीता है कि हिंदू विधायक जीता है? तो हिंदू विधायक जीता है, रामपुर से पहला हिंदू विधायक जीता है। एक आदमी वहां से 8-9 बार जीत के आता था। आप क्या वो पाकिस्तान से जीत के आता था? अब रामपुर हिंदुस्तान में आ गया और वो पहले पाकिस्तान में था। इनके इनके किसी बेढंगी जो चाल होती है वो बेढंगी चाल है। ये खतौली हार गए, कुडनी बिहार की हार गए, भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ की हार गए, सरदार शहर हार गए, राजस्थान में हार गए, पदमपुर में हार गए, उड़ीसा में, हिमाचल में भी हार गए पूरी तरीके से। वो डबल इंजन की सरकार आएगी, हम ये करेंगे, सारे मीडिया 33-33 बता रहे थे, कोई तो बीजेपी की सरकार ला रहे थे। ये मात्र गुजरात में जीते हैं और रामपुर में इसलिए जीते कि मतों का विभाजन हो गया। जिस तरीके से इन्होंने बूथ वगैरह पर मैनेजमेंट किया उसकी वजह से जीत गया, क्योंकि सरकारी मशीनरी, उसके बाद में ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर लड़ रहे हैं ना आजकल इलेक्शन। अकेला कोई लड़ नहीं रहा है ना, भाजपा अकेली नहीं लड़ती है, सारे विभागों को साथ में लेके ही ये लड़ती है। और इतने जगह हारने के बाद अगर ये बोल रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, मोदी की हवा चल रही है, तो ठीक है 2024 में समझ में आएगा। अगर हवा चल रही है तो आप लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो गुजरात में? आपके पास तो इतने सारे विधायक है, 154 विधायक आपके आ गए, फिर भी क्यों कर रहे हो आप? इसलिए कर रहे हो कि हमारे सामने मैसेज ना चले जाए, पब्लिक में मैसेज ना चले जाए। क्योंकि सब बोल रहे थे, वो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे थे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब होता है बीजेपी को वोट देना, क्योंकि कांग्रेस के तो विधायक भाग चले जाते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ना चाहते, ये किसी को बचने नहीं देना चाहते कि हमारे सामने कोई नहीं है, साम दाम दंड भेद से हम खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। इसी तरीके की बात करना चाहते हैं और इसी तरीके से बात करते हैं। इतना अच्छा भ्रष्टाचार है साहब। अच्छा, अच्छा, मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली इलेक्शन पे जरा बाद में आऊंगा। अभी एक तो मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अविनाश काकले जी का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाकर के जरूर देखें, सब्सक्राइब भी करें। चूंकि वो एक सीरीज आजकल चला रहे हैं, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में क्या फर्क है वो बता रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही अच्छी वीडियो होती है, जरूर आप लोग देखें। एक मैं काकड़े जी आपको एक बात और याद दिलाता हूं। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के दूसरे चीफ मिनिस्टर्स डबल इंजन की बात करते थे। अब एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है। अब योगी जी ने कहा है कि 3 इंजन वाली सरकार चलेगी। अब तीसरा इंजन क्या है? अब वो कहते हैं लोकल जो निकाय होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं,
उसमें भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। यानी जहां बीजेपी यहां दिल्ली में हारी है लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो उनमें भी जीतना चाहते हैं और उसको अब तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं। ये इंजन गिनवाते रहेंगे या कहीं कोई विकास भी होगा? कहां कहीं कैसे भलाई कैसे होगी लोगों की? किसी की आदमी की भूख आप मिटा सकते हो, हवस नहीं मिटा सकते। भाजपा की और संघियों को हवस हो गई है सत्ता की, सत्ता से संपत्ति और संपत्ति से सत्ता, और उसके लिए सब कुछ। ये हवसखोर जो है, ये नशाखोर जो है, ये बलात्कारी जो है, जो सत्ता के नाम से ही सत्ता से बलात्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ये जनतंत्र के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी। ये ट्रिपल इंजन बोले, 4 इंजन बोले, कोई भी इंजन ज्यादा बढ़ा देने से कोई सुविचार और ढंग से नहीं चलती है। पटरी अगर ठीक से नहीं है ना, तो आपकी कितनी भी स्पीड की और कितनी भी ताकतवर इंजन हो, पटरी उखड़ जाएगी और आपकी बोगी नीचे आ जाएगी, सारी की सारी ट्रेन नीचे आ जाएगी। इंजन बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, पटरियां सही होनी चाहिए। और ये पटरियां तो एक के पीछे एक उखाड़ने में लगे। जितनी देश की पटरी थी, जितना देश पटरी पर था, जितने देश में हमारे ये सुव्यवस्था थी, संविधान की पटरियां बिछी हुई थी, कानून अपने जगह अपना काम कर रहा था, धीरे धीरे देश ग्रो कर रहा था। हम विश्व गुरु बनने के तरफ तो नहीं, मगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी साइलेंटली आगे बढ़ रही थी, इन्होंने सर्वनाश कर दिया उस व्यवस्था का। और अब G20 जैसे जो तात्कालिक अध्यक्ष तो बनते ही रहते हैं, वो तो रोटेशन वाला पद है, उसका इतना हंगामा कि देख लो जैसे अमेरिका पे कब्जा कर लिया हमने। अब रशिया और अमेरिका पे हमारा कब्जा हो गया और हमारा देश चला रहे, जैसे लंदन हमारे को चला रहा था, हिंदुस्तान को चला रहा था, वैसे हमने अभी तय कर लिया है कि अमेरिका भी हम ही चलाएंगे, रशिया भी हम चलाएंगे। आपने देखा नहीं, यूक्रेन युद्ध के लिए मोदी जी ने फोन किया था तो 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए युद्ध रुक गया था। मोदी जी बताते खुद। अरे भैया, यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद नहीं रुकता है तुमसे, रोज विवाद पैदा करते हैं। हमारे यहाँ छत्रपति को, महाराज को गाली देने की होड़ मची हुई है भाजपाइयों में। आप अभी एक स्टेटमेंट है, चंपा का स्टेटमेंट है, हमारे यहाँ के एक मंत्री है, बहुत उसको चंपा ही बोलते हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। तो वो चंपा ने एक स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर और महर्षि कर्वे जी ने और ये सब लोगों ने भीख मांग के स्कूल खड़ा किए। ये चंद्रकांत पटेल का, चंद्रकांत पटेल का जिक्र कर रहे हैं ना आप? चंद्रकांत पटेल का जिक्र। हाँ, वो आप याद रखते हो, हमारे को तो यहाँ चंपा ही बोलते ना सब। तो जी, जी, जी। वो जो चंपा ने स्टेटमेंट दिया, भीख मांग के किया था, जिनको चंदे को, ये जो भीख मांगते हैं ना संघ के लिए आरएसएस में, उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं। जिस चंपा को ये नहीं समझ में आता है कि ससुराल में जाके कब्जा नहीं करना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए। कोल्हापुर का आदमी बोलता है पुणे मेरा ससुराल है, वहां के एमएलए सीट पर कब्जा कर लिया। तो जिसको ससुराल और मायके में फर्क नहीं समझता, जिसको भीख और गुरु दक्षिणा में फर्क नहीं समझता, उसको चंदे में कैसा फर्क समझेगा? जन सहयोग, ये जन सहयोग होता है। और बड़े लोग अभी अभी देख लीजिए, कितने सारे उन लोगों ने बोला था, कर्वे जी ने बोला था कि मुझे 1 लाख 2 लाख देने वाले नहीं चाहिए, 5-10 रुपए देने वाले चाहिए थे, क्योंकि जन सहयोग से जो संस्था चलती है वो मरती नहीं है। हर एक आदमी को लगता है कि मेरा योगदान है इस संस्था में। तो ये जो चंदे पर जीने वाले लोग हैं, ये जो गुरु दक्षिणा की भीख पर जीने वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं समझता, इनको मात्र अपमान करना है महापुरुषों का। और वो किस लिए करना है? क्योंकि महाराष्ट्र के उद्योग तबाह हो गए, महाराष्ट्र से उद्योग भागे जा रहे हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद अपने चरम पर आ गया है, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ रोजगार की स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ का भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ये सब अगर आप चर्चा में लाओगे और इसकी चर्चा करोगे, तो फिर इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि उस पर चर्चा ना हो, विवादास्पद विषय खड़े करके, इस चौराहे से निकला तो उस चौराहे पर मार दो, यहाँ से ये हुआ तो उसको मार दो। ये सब मारने पीटने की और कटाने की जो राजनीति है, अब इनको नया कुछ करना नहीं है। आपने देखा कि वो जो कर्नाटक में टीपू सुल्तान थे, उन्होंने जो सलाम आरती शुरू किया था, वो सलाम आरती को अभी आरती नमस्कार बोलेंगे। मतलब आपको पता है, सेंट्रल विस्टा हिंदी नाम है, हिंदी नाम। आप बार बार भूल जाते हो, सेंट्रल विस्टा हिंदी नाम है। अरे वो बोलने में अच्छा, नाम है। वो बोलने में अच्छा लगता है, शायद उनको बोलने में अच्छा लगता है।
अब आप हिंदी बार बार कह करके वो अंग्रेजी वालों को भी, शायद इंग्लैंड वालों को भी शर्मिंदा करेंगे। लेकिन अब एक बात बताइए, अब देखिए वो आप अपनी जगह सही है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी टकराव है और मेघालय और असम के बीच में भी टकराव है, उनको हल नहीं करते। यूक्रेन जंग की बात करते हैं कि हम हल कर देंगे। अब ये बताइए कि ये जो अभी जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है, खासतौर पर गुजरात का, और उधर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, ये इसका नतीजे के बाद में, और दिल्ली में एमसीडी में बाकायदा आम आदमी पार्टी आ गई, इन नतीजों के बाद में आपको क्या लगता है 2024 बीजेपी के लिए आसान है या मुश्किल नजर आ रही है? क्योंकि दो किस्म की राय है। गिनाया कि रामपुर और गुजरात छोड़ के सब जगह हार गई है बीजेपी। इतना आसान नहीं है। देखो, उसमें चोटी पर चढ़ना आसान होता है, चोटी पर टिके रहना आसान नहीं होता है। आप हवाबाजी झूठ के भरोसे चोटी पर चढ़ तो जाओगे, मगर वो अभी, अरे वो चढ़ गया मगर उतरेगा कैसे, अभी ये पूछना पड़ेगा। तो उतरेगा नहीं, ये तो गिरेगा, बुरी तरीके से गिरने वाले हैं। देखो, इन्होंने अपने को, आपको पता होगा कि फोटो लगा के इन्होंने वैक्सीन दिया था आपको सबको। हम सबको वैक्सीन दिया था ना, फोटो लगा के। आप ये नहीं करोगे तो राशन नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगी, ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी, फलाना नहीं मिलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलते हमारा कोई मतलब नहीं है, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं किया। फोटो क्यों लगाया? जबरदस्ती नहीं किया। अब हालत यह है कि डबल इंजन की सरकार में जहां तीसरा भी इंजन लग चुका है, वहां मई में 630 लोग मरे थे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, हार्ट अटैक से। और जिन्होंने वैक्सीन पैदा किया वो यूनिवर्सिटी ने ये बोला था कि 22% लोगों को हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का, पैरालिटिक स्ट्रोक का खतरा रहेगा। आज ये स्थिति है कि मई में 630 मरे थे और अक्टूबर में 2807 लोग मरे हैं भाई साहब। अच्छा, सरकार इस किस्म की रिपोर्टें यूरोप वगैरह में भी और कुछ वेस्टर्न मुल्कों में भी आ रही हैं। और यहाँ जिस तरह से हुआ वैक्सीनेशन का और कोरोना का, वो बहरहाल अब शायद लगता है कि सारा वो सारा जोम, सारी ताकत जो है वो अब नीचे जरा आ गई है। लेकिन ये अजीब, 6 करोड़ लोग खतरे में हैं। 6 करोड़ लोग खतरे में है। WHO का रिपोर्ट है कि भारत के 6 करोड़ लोग खतरे में हैं और वो 30 से कम उम्र वाले लड़के खतरे में हैं। हमारी नस्लें समाप्त होने वाली है सर। कितने सारे जनरेशन समाप्त, क्योंकि एक बच्चा और एक लड़की ऐसे ही होता है ना परिवारों में, अमूमन ये होने लग गया है सारे परिवारों में। तो ये हिंदू बादशाह ने, हिंदू राजा ने हिंदुओं की नस्ल समाप्त करने का ठेका ले लिया था। 6 करोड़ परिवारों के दीपक बुझ जाएंगे तो उनकी तो नस्ल नहीं बढ़ेगी आगे। ये कौन सा हिंदू की सुरक्षा और हिंदू की रक्षा है? ये बहरहाल बहुत ही एक अजीब एक सूरत हाल है कि इसमें सब लोग, और जो बेचैनी अभी अभी सामने नहीं आ पा रही है उतनी जितनी आ सकती थी। और ये हमारी भी बड़ी अजीब मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं कि उस पर ज्यादा इसमें ये खुश है, हम इसमें खुश है कि पाक के मौलवी को जबरन धर्मांतरण के लिए सुनक सरकार ने प्रतिबंधित किया। सही, ताली पीटो। पाक के ऊपर कुछ हो गया, पाक के मुसलमान के मौलवी ऊपर अटैक हो गया, सुनक ने उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई कर दिया। खुश है हम। लेकिन अभी नहीं, सुनिए, देखिए, एक और मौलवी, बल्कि कई और मौलवी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब काम आए। अभी आपने देखा होगा वोटिंग से एक ही दिन पहले गुजरात में अहमदाबाद के जामा मस्जिद के इमाम ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा बयान दे दिया कि वो एक बयान दे के पीछे हट गए। तो देखो, मौलवी तो काम आ रहे हैं, इनके अच्छे खासे खूब काम आ रहे हैं। और आप तो कहते ही हो कि ये मुसंगी हैं, यानी वो मुसलमान जो आरएसएस के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो नफरत का जो रथ है जिसे कह सकते हैं, जो नफरत को जिस तरह से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है कि उन नौजवानों में
कहीं कोई अकल समझ आने के वापस चांसेस हैं या नहीं, जिन्हें अंधभक्त बना दिया गया है? क्या वो उनकी वापसी, घर वापसी बल्कि मैं कह सकता हूं कि अकल वापसी की भी कोई बात कभी हो सकती है क्या? कि जो लोग भूखे भी हैं, बेरोजगार भी हैं, लेकिन शायद उन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है ये सब शोर मचाने के लिए, ताली बजाने के लिए, क्या उसमें कहीं कोई अकल समझ वापस आएगी, या दिन ब दिन हालात इसी तरह से और खराब होंगे, जिसमें नफरत भी होगी, अंधभक्ति भी होगी, जैसा कि वो अब तक कोशिश करते रहे? आपको क्या लगता है, जब आप 2024 में बीजेपी के हारने की बात सोचते हैं, तो क्या इसके साथ साथ लोगों में वापस समझ सही होने के भी चांसेस आप देखते हैं? क्या नफरत के कम होने के भी चांस देखते हैं? किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं इसको? देखो, हमारे देश के धर्म की पूरी व्याख्या और धर्म का स्टडी करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बात बोला था कि मुझे वहां धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो ये उस वक्त से हम नीचे ऊपर होते रहे। बाबा साहब उस स्टेज में थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे बाबा साहब उस हिंदू और हिंदुत्व वाले जिस तरीके से उनको निषेध कर रहे थे, उनके संविधान लिखने पर आक्षेप कर रहे थे। उनके हाथ से संविधान, मतलब एक अछूत के हाथ से संविधान कैसे हो सकता है, पवित्र संविधान हमारे देश का, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। उनके विरोध में नारे लगा रहे थे, मोर्चे निकाल रहे थे, आज जिनके फोटो लेके ये घूमते वो सब कर रहे थे। उन्होंने व्याख्या दी थी। तो धर्म वही टिकेगा। इस देश की जो मूल विचारधारा है वो वही विचारधारा है कि हमारा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व सिखाने वाला धर्म हमारे यहाँ था। जो हिंदू धर्म है, इस देश का मूल धर्म है, वो सबको एक्सेप्ट करता है, सबके अच्छे विचार और बुरे विचार भी एक्सेप्ट करता है और उसको फिल्टर्ड करता है। देखो, इस्र, मिस्र, यूनान, माया, सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई। हमारी सभ्यता अभी तक जिंदा है और मूल स्वरूप में जिंदा है। ज्यादातर लोगों में मूल स्वरूप में जिंदा है। अगर ये देश में मूल स्वरूप में जिंदा नहीं होती तो ये देश कब तक अफगानिस्तान बन चुका होता। ये तो चाहते हैं ना अफगानिस्तान बनाना, ये चाहते हैं पाकिस्तान बनाना, ये हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते, हिंदू अफगानिस्तान बनाना चाहते, सीरिया बनाना चाहते, मगर नहीं बन रहा है। उसका कारण है कि हमारा डीएनए हमको ऐसा नहीं करने देता, नफरत नहीं सिखाता, ये बिल्कुल नहीं सिखाता है। देखो, आपको एक बात बता देता हूं, उस वक्त भी यही हालत थी। क्या हालत थी आपको मालूम है? तुलसी रामायण तुलसीदास जी ने लिखा था। वो तुलसी रामायण लिखते वक्त वो संस्कृत में नहीं लिख रहे, अवधी में लिख रहे कि इनको मंदिरों से भगाया गया था। तुलसीदास जी को मंदिरों से भगाया था और उन्होंने मस्जिद में बैठकर तुलसी रामायण पूरी की। ये इस देश की मौलिकता है भाई। ये मौलिकता कैसी समाप्त करोगे? हमारा डीएनए है वो। ये बोलने के लिए गंगा जमनी तहजीब नहीं है, हमारा आचरण उसी तरीके से। सर्वभूति परमेश्वर देखते हैं हम, विश्व रूप के भगवान को मानते हैं। हमारा जो भगवान है वो घट घट में बैठा हुआ है, हर हर व्यक्ति में, हर पेड़ पौधे में, हर जानवर में हम चेतना देखते हैं और वो चेतना को हम भगवान बोलते हैं। ये हमारी मूल संस्कृति है। अच्छा, लेकिन लेकिन ये जिस तरह से हर चीज में हिंदू मुस्लिम, सलाम और रामपुर और 2002 और ये सब चीजें जितनी बार बार सुनाई जा रही हैं, क्या ये जमीन से यानी जमीन के पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई आप क्या देख रहे हैं बीजेपी वाले? क्या इसको और इतना हाइपर करने की जो जरूरत महसूस हो रही है? आखिर क्या है? कहीं भी कोई विकास की बात भी कहीं? ये इसकी कहावत है कि बुझने के पहले दिया बहुत फड़फड़ाता है। वो फड़फड़ाहट चल रही है, दिया बुझने वाला है। दिया बुझने वाला है। तो अब दूसरी तरफ आ जाइए। जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस और जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, वो कितनी तैयार हैं? आप उसके बारे में बताइए। ये कैसे होगा? ये तो सबसे बड़ी शोकांतिका है। सबसे बड़ी शोकांतिका यही है कि वो दिए की लौ जो है, जो फड़फड़ा रही है, उसको एक जोर का झोंका चाहिए, वो ना देते हुए ये आपस में ही लड़ मरते। ये वास्तविकता है। और ये था, आपको पता होगा कि कांग्रेस को हराने के लिए सब इकट्ठा हो जाते थे। ये जब तक बीजेपी को हराने के लिए सब इकट्ठा नहीं हो जाएंगे। अभी कोई मुझे बोल रहा था कि सारे लोगों ने जो देशभक्त है उन्होंने गुजरात में वोट दिया बीजेपी को और जीत गए।
और जो बाकी नहीं, ये नहीं थे, देशभक्त नहीं थे, भड़वे थे, उन्होंने वोट दिया। ये शब्द भी अच्छा नहीं है, संसदीय शब्द नहीं है, मगर बाकी जगह मतलब ये हरियाणा वाले भड़वे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां हार गए मैनपुरी में वो भड़वे है, उड़ीसा में भड़वे रहते हैं। ये सब जगह भड़वे ढूंढ रहे हैं। कौन है भड़वा भाई? जो देश की प्रॉपर्टी अडानी अंबानी को बेच रहा है वो भड़वा है, या जो देश बनाने की बात बोलते वो भड़वे है? कौन भड़वा है? ये तो डरपोक की जैसी व्याख्या बदलनी पड़ेगी, जैसे भड़वागिरी की व्याख्या भी बदलनी पड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये वाकई बात सही है कि ये अनपार्लियामेंट्री है, बात है, लेकिन ये बहुत मैं आपके दर्शकों से माफी चाहता हूँ, ये शब्द मैंने उच्चारण नहीं करना चाहिए था, मगर ये अमूमन बोल रहे हैं। हाँ, ये हालात की मजबूरी ने यहां तक बोलने के लिए मजबूर किया, मतलब हालात के इस तरह के सिचुएशन बना दी कि मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है लोगों को। ये संजीदा करने के लिए, सीरियसली सोचने समझने के लिए, ये कोई खेल नहीं हो रहा है, ये देश के साथ मजाक हो रहा है। ये खेल नहीं हो रहा है, देश को लूटा जा रहा है। ये खेल नहीं हो रहा है, ये कोई सरकार नहीं चल रही है। जिस तरह से आप देखिए कि एयर इंडिया को इतने पैसे में बेच दिया गया कि उसकी जो बंबई का ऑफिस, एक ऑफिस है, उसकी भी कीमत नहीं ली, पूरी दुनिया में हवाई जहाज उड़ते हुए भी बेच दिए, और कहां कहां प्रॉपर्टियां हैं। तो ये जब इस तरह से मुल्क को बिकता हुआ देखेंगे, वो मुल्क जो पूरे देश की जनता के टैक्स के जरिए, कुर्बानियों के जरिए बनाया गया था, उसको जब एक एक ईंट गिरता हुआ देखेंगे तो जाहिर है उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी जिन्होंने इस देश को बनाने में काम किया, जिनके बुजुर्गों ने काम किया है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आखिर में कोई बात आप कुछ और कहना चाहें तो, चूंकि वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है। हमारे सम्राट ने बोला कि शॉर्टकट की कोई राजनीति नहीं होती। ये कौन सी लॉन्ग कट की राजनीति है भाई? 70 साल हो गए अभी आपको हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदी और मुस्लिम और पाकिस्तान, इसके बिना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा लॉन्ग कट है? ये शॉर्टकट की तो राजनीति है, नफरत की राजनीति। ये शॉर्टकट की राजनीति होती है मोदी जी। विकास की राजनीति ये लॉन्ग कट की राजनीति होती है। विकास करने में, कुछ भी बनाने में सैकड़ों साल लग जाती है, कई पीढ़ियां खप जाती है। उसको तोड़ने में तो एक बम तोड़ देता है सारा। आप वो बम पैदा कर रहे हो, आप जगह जगह बम लगा रहे हो, विध्वंस करने का काम कर रहे हो। ये शॉर्टकट की राजनीति आपकी है, कोई दूसरा शॉर्टकट की राजनीति इस देश में इनके सिवा, और मुस्लिम लीग जो जिन्ना का था उसके सिवाय कोई शॉर्टकट की राजनीति नहीं किया। मोदी जी, प्रवचन मत दीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए। अगर आत्मा जिंदा है तो आत्मनिरीक्षण कीजिए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए, अपने संगठन का और अपने पार्टी का निरीक्षण कीजिए। हर चीज को तबाह करने में आप लगे हुए हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था तबाह करने में लगे हुए, अर्थव्यवस्था तबाह करने में लगे हुए, देश को तबाह करने में लगे हुए, रोजगार तबाह करने में लगे हुए हो। क्या बचा है आपने? क्या छोड़ा है? आप सारे महकमे मिलकर चुनाव लड़ते हो। 300 रेड पड़ी थी गुजरात में इलेक्शन के वक्त, क्योंकि दूसरे पार्टी को फंड न मिले, और आप लॉन्ग कट और शॉर्ट कट की राजनीति की व्याख्या बता रहे हो। ये देखिए, बहुत ही अजीब सूरत हाल है। 300 रेड पड़ी एक इलेक्शन जीतने के लिए। और उसके अलावा मुझे याद है, आपको, अपने दर्शकों को याद दिला दूं, हमने एक बार खबर बताई थी कि 1000 कंपनियों से इलेक्शन कमीशन ने ऐसा शपथ पत्र लिया था कि उनके जो काम करने वाले लोग होंगे, अगर उनमें से कोई वोट ना डाले तो उनको शर्मिंदा किया जाना चाहिए, उनके नाम पब्लिक किए जाने चाहिए। किस किस तरह से इस इलेक्शन, हाँ वो बीजेपी, हाँ वो बीजेपी को तो अंडरस्टूड था, लेकिन ये कि वो काम किया गया था बाकायदा। इलेक्शन कमीशन ने किस हद तक काम किया है, और आखिर तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल कर लिया कि साहब, ये इलेक्शन कमिश्नर को जो आपने अपॉइंट किया है आखिरी टाइम पर, वो एक दिन में कैसे हो गया सारा प्रोसेस। तो एक अजीब मारा मारी है। देश के हालात बहुत अजीब हैं, और हम अपनी पत्रकारिता में पूरे सबूतों के साथ बात करते हैं, और उसमें कहीं भी हमारी कोई ये कोशिश नहीं होती कि किसी एक पार्टी को हम बुरा कहें और एक को भला कहें। लेकिन हाँ, देश की भलाई के लिए जो कुछ हो,
हम उसके लिए लोगों में जरूर जागरूकता चाहते हैं और देश के लिए अच्छा सोचने वालों को बहरहाल अच्छा सोचने की गुंजाइश है। अगर देश के साथ दुश्मनी करने वालों को आप कहते हैं कि आजादी है, तो देश के साथ अच्छा करने वालों को भी आजादी है। उस आजादी का हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप कुमार जी नाम जी के जज है पटना के, जो बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ वो बुलडोजर के ऊपर और इसके ऊपर बहुत कटाक्ष कर रहे हैं, मगर उन्होंने एक काम उसमें कर दिया है कि एक अफसर को पूछा कि क्या तुम कोटे से हो। हम्म, देखो कैसा जहर भरा हुआ है। बुलडोजर तो बुरा लग रहा है आपको, अतिक्रमण हटाया, उसका किया हुआ इलीगल किया, उनको पनिशमेंट, मगर क्या आरक्षण से आया हुआ आदमी इस तरीके से हेट करने का पात्र होता है? और ये हाईकोर्ट के जज कर रहे हैं। एक तरफ कौन सी छवि बना रहे हो, दूसरी तरफ आप कौन सी छवि बना रहे हो। तो ये डबल मानसिकता ये देश की फितरत में डच बस रही है। मोदी जी जैसा कर रहे हैं, उनका डुप्लीकेट करने का काम हर महकमे में हो रहा है। ये अच्छा नहीं है। बेशक बेशक ये और बहरहाल सबको सीधे चलने की जरूरत है, तभी देश सीधा चल सकता है, तरक्की की तरफ जा सकता है, जो इस वक्त किसी हद तक बहुत से नुकसान उठा चुका है। इसको वापस फिर से सीधा खड़ा करने में बहुत टाइम लगेगा। जितना ज्यादा और देर से शुरू होगा और एक मैं इतना ज्यादा भविष्यवाणी टाइम। करना चाहता हूँ, जी करना चाहता हूँ। जिस जी जी तरीके से बताइए। ये लड़ाई चल रही है ना सुप्रीम कोर्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोदी पनिश होने वाले हैं 2024 के पहले, नोटबंदी के ये मामले में। ये अगर अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको याद दिला दूं कि नोटबंदी का वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें खतरा लग रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा महसूस किया जाता है, बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, वो रोजाना तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं, कॉलेजियम के खिलाफ बोलते हैं, और फिर गुस्सा आता है तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया। और उपराष्ट्रपति जी भी आ जाते हैं उसमें, ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए, अदालत ये सब नहीं कर सकती। तो ये एक अजीब टकराव की हालत है। क्या प्रधानमंत्री जी सुप्रीम गर्दन पकड़ कोर्ट के लिया है, किसी फैसले से बच सकेंगे? ये आने वाला वक्त तोते बताएगा। की गर्दन हाथ में आ गई है, तोते की गर्दन फंस गई है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, आने वाला वक्त बताएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे अब आपको अपडेट करते रहें और उसके पीछे की भी खबरें लाते रहें, जो कुछ खबरें आ रही हैं। इसीलिए हम आपको कुछ बड़े लोगों से मिलवाते हैं आपके रूबरू प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।